नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में काफी डिटेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक डायग्राम आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो दैट वी डोंट वेस्ट मच ऑफ टाइम। इसका थियोरेटिकल पार्ट और इसका एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो डिटेलिंग है वो सारा पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे बेटा। अब प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल होता है लेस डेवलप्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल इज वेल डेवलप्ड सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉल इन साइज, 1 to 10 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। यूकैरियोटिक सेल इज अराउंड 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। अनदर एग्जांपल इज ब्लू ग्रीन algae which is also called as a cyanobacteria. Another example is mycoplasma, and the last example is PPLO. PPLO इसको हम लोग शॉर्ट में अपने स्टाइल में बोलेंगे पपलू। ओके, अब पपलू का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे है ना, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में काफी लेस डेवलप्ड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज भी छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, बट न्यूक्लियस के जैसा नाम के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उस न्यूक्लियोइड में सिंगल क्रोमोसोम होता है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम्स। You see this yellow color का डॉट, these are ribosomes। ये अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का कॉमनेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। इसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखो, सबके पास सेल वॉल होता है, बट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा शोज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा, अब ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं ना, ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का है जो बहुत छोटा होता है, किट्टू सा, इट्टू सा। अब इसको हम लोग जूम करेगा। सर जूम नहीं, जूम होता है, हाँ जो भी है, जूम करेगा। जूम मंत्र पढ़ा ओम मैग्नीफाई नमः, तब जाके मैग्नीफाई हो गया। अब ये ना एक टिपिकल बैक्टीरिया का सेल भी ऐसा ही होता है बेटा। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स देख रहे हो तुम? तो सबसे पहली बात, इस पूरे सेल में है ना 3 कवरिंग है, 3 कवच है। ये देखो, एकदम बाहर वाला कवरिंग, इस बाहर वाले कवरिंग को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद बीच वाला कवरिंग, ये ब्लू वाला जो कवरिंग है बेटा, that is called as a cell wall। फिर येलो वाला अंदर वाला कवरिंग, उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। नॉट टू फॉरगेट, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा, ये 3 कवरिंग के अलावा इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ये पूरा का पूरा जो जेली लाइक मटेरियल है, ओके, दैट इज साइटोसॉल। इसको बेटा तुम साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। ओके, इसके अलावा एकदम सेंटर में जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, एंड दिस न्यूक्लियोइड कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। ओके, उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड।
ओके, देन दिस ग्रीन कलर का रिजर्व्ड फूड मटेरियल, फूड ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल मीन्स ग्रेन लाइक पार्टिकल। सो माइक्रोस्कोप में ना ये ग्रीन लाइक पार्टिकल दिखता है, चावल और गेहूं के दाने के बराबर। इट लुक्स लाइक अ फूड ग्रेन लाइक पार्टिकल बेटा। ओके, सो दीज फूड ग्रैन्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। देन यू सी अ whip like structure। whip होता है ना वो चाबुक, हंटर, यू हैव सीन पीपल ऐसा ऐसा चाबुक मारता है खुद को, राइट? ओके, सो दैट whip like structure, this is called as a flagellum। okay, we will continue the arrow upwards, so this whip like structure is called as flagellum। all right, then you see ऐसा छोटा छोटा projections coming out, these are called as a pili। okay, then infolding of the cell membrane, this is called as mesosomes। right बेटा? okay, so that's all about the naming of prokaryotic cell। ये सारे नेमिंग सबसे पहले हमको अच्छे से आने चाहिए। अब हम लोग इसका एक एक डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे कॉमनेस्ट मेंबर है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का कैसे है ना, शेप और साइज के हिसाब से 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं बेटा। ये देख, फिर इसको देख बेटा, देन लुक एट दिस। okay, fine, then last look at this। now what do you notice over here is, पहला बैक्टीरिया कैसा है बेटा, it is spherical in shape। second bacteria is rod shape। थर्ड बैक्टीरिया इज कॉमा शेप, हम लोग कॉमा डालते हैं ना बेटा वैसा। एंड लास्ट इज स्पाइरल इन शेप। अब जो बैक्टीरिया ऐसे गोल गोल दिखते हैं ना बेटा, उसको कोकाई बोलते हैं। बहुत सारा रहेगा तो कोकाई, एक रहेगा तो कोकस। वैसे ही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग बैसिलाई बोलते हैं। बहुत सारा रहेगा तो बैसिलाई, सिंगल रहेगा तो बैसिलस। कॉमा शेप को वी कॉल इट एज विब्रियो। सी दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल बेटा। बहुत सारे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया रहेंगे तो विब्रियो। सो दीज आर 3 विब्रियो एंड दिस इज 1 सिंगल विब्रियम। सो एक रहेगा तो विब्रियम बोलने का। फिर स्पाइरल शेप के बहुत सारे हैं तो स्पाइरिला, और एक अकेले को हम लोग बोलेंगे स्पाइरिलम। सो बेटा ये पॉइंट तुमको अच्छे से आना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द शेप। अब एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, that outermost covering is called as a cell envelope। cell envelope is the outermost covering and it is made up of how many layers? It is made up of 3 layers। you can notice बेटा, जो कवरिंग है वो 3 layers का बना है, राइट? ओके, सो ये कैसे है ना कि समझो अगर हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल को बाहर निकालते हैं और उसके लेयर को कट करो, ये पहला लेयर निकाल, ये दिख रहा है तेरे को, इधर रख देता है सुखाने को, बारिश का मौसम है ना, इस लेयर को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोकैरिस। फिर नेक्स्ट लेयर को जो कट करके मैं निकालूंगा ना, दैट इज सेल वॉल।
और एकदम अंदर वाला लेयर जो रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द सेल एनवेलप इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 layers. नाउ व्हाट आर दीज 3 layers? इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. So it is consisting of outermost layer, it is consisting of middle layer, and it is consisting of innermost layer. Outer layer is called as glycocalyx, middle layer is called as a cell wall, innermost layer is called as a cell membrane, which is also called as plasma membrane. Plasma. जिंदगी में माँ को भूलने का नहीं, बहुत जरूरी है. VIP. Sir, VIP means very important person. Yes, very important person. Very important parents also. Okay. So this is also called as plasma membrane. अब बेटा बात ये है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो बाहर वाला लेयर है, अगर ये ढीला ढाला रहेगा, इफ इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट, तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं. नेक्स्ट, और अगर ये एकदम टफ रहेगा, कड़क रहेगा, तो बेटा इसको कैप्सूल बोलते हैं. ओके. ये कैसा, ये अपने ड्रेसिंग की तरह है. तुम ढीला ढाला कपड़ा पहन सकता है, दैट इज योर आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज लाइक लूज. सो अगर ढीला ढाला रहेगा तो उसको स्लाइम लेयर बोलो, और तुम एकदम फिटिंग वाला कपड़ा पहन सकता है, दैट इज टफ, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल. मिडल लेयर इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल. सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग शेप and protection to the prokaryotic cell. Then innermost layer is called as cell membrane, also called as plasma membrane. This cell membrane or plasma membrane is a phospholipid. It is a phospholipid layer, यानी ये phosphorus और lipids का बना है. Lipids का meaning होता है fats बेटा. और ये जो cell membrane है, this cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable. Permeable. Able means ability, and perme means permission. That means ability to give permission. So permeable means to allow. अब ये सेल मेम्ब्रेन कैसा है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है. एक होता है फ्रीली परमिएबल. बाहर वाला सेल वॉल जो रहता है ना, इट इज यूजुअली फ्रीली परमिएबल. फ्रीली परमिएबल मतलब हर मटेरियल को आने देता है, हर मटेरियल को जाने देता है. कौन आया कौन गया, इट डजंट बॉदर, इट इज फ्रीली परमिएबल. सबको आने जाने देता है, जैसा बिल्डिंग का वॉचमैन जो हमेशा सोते रहता है. कौन आया कौन गया, ही डजंट केयर, ही इज फ्रीली परमिएबल. बट हमारे घर का जो दरवाजा होता है, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, नॉक नॉक, तो हम तुरंत जाके दरवाजा नहीं खोलेगा. पहला वो होल में से कानी आंख से देखेगा. सर कानी आंख, यू विल विंक योर आईज एंड यू विल सी. ले हाई-फाई इंग्लिश. ओके. सो ऐसा देखेगा तू. फिर तू पहला सिलेक्ट करेगा कि तेरा दोस्त है तो तू उसको आने देगा. और अगर तूने देखा पड़ोस वाली आंटी है, शक्कर मांगने आई है, तो तू उसको नहीं आने देगा. सो तू आने जाने के लिए परमिशन देने के लिए अब एकदम सिलेक्टिव हो गया ना. सो वैसे ही इन प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. It will judge the content and then it will decide if it is useful content, it will come inside. If it is not useful content, it will not allow that content. Moving on. Next. So that's all about the cell envelope of a prokaryotic cell. अब ये सेल एनवेलप में से सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल के बेसिस पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्टेन. ग्राम स्टेन का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. जगह का नाम है
डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से, जैसे ब्रिटिश कैसा होता है, ओके, अमेरिकन कैसा होता है, राइट, यूरोपियन कैसा होता है, एशियन कैसा होता है, राइट, एशियन में भी कैसे इंडियन होता है वैसा बेटा। सो डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने इस दुनिया का बैक्टीरियाज का सबसे पहला स्टेन ढूंढ के निकाला। स्टेन हिंदी के हिसाब से अगर बात करें ना, स्टेन का मतलब होता है दाग। दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो बच्चों दाग अच्छे हैं। अब ये क्रिश्चियन ग्राम ने देखो क्या दिमाग लगाया, इसने ना माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे बैक्टीरिया लिया। सर बैक्टीरिया कहां से आएगा? हाँ, बैक्टीरिया किसी ना किसी पेशेंट से आएगा। समझो एक चाचा है, बूढ़ा चाचा, उसको ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके लंग्स में, उसके थ्रोट में, उसके स्पिट में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया। तो हम चाचा को बोलेगा चाचा गिव अस बैक्टीरिया प्लीज, चाचा खांसी करेगा, हाँ ये बैक्टीरिया आ गया, राइट। हाँ, ग्लव्स पहनने का, हाँ रिमेंबर, सब प्रिकॉशन लेके बैक्टीरिया को ग्लास स्लाइड पे लिया। फिर वो बैक्टीरिया को जब हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करता था ना, कुछ स्पेशलिटी उसका डिटेलिंग नजर नहीं आता था। तो क्रिश्चियन ग्राम ने सोचा क्यों ना मैं बैक्टीरिया के ऊपर कोई ना कोई कलर डाल दूं। वो कलर अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल पे चिपक गया तो बैक्टीरिया का बाउंड्री मेरे को नजर आएगा, उसका अंदर का डिटेलिंग इजीली नजर आएगा। और ये एक बार नजर आने लगा ना तो बैक्टीरिया पे रिसर्च करके उसको मारने के लिए क्या क्या दवाई बनाना है और फर्दर हम लोग एडवांस रिसर्च कर सकते हैं उस पर। सो वो करने के लिए पहले मुझे बैक्टीरिया देखना पड़ेगा, बैक्टीरिया को मुझे दाग लगाना पड़ेगा, और दाग लगाने से कुछ अच्छा होता है, होता ही अच्छा। देखो इसलिए आज के तारीख में हमको बैक्टीरिया का इतना नॉलेज है, क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहला केमिकल ढूंढ निकाला था जो बैक्टीरिया के ऊपर जाके बैक्टीरिया को कलरफुल बना देता है। इसने ठान लिया था मैं बैक्टीरिया के साथ होली खेलूंगा। सो इसने ग्लास स्लाइड पे बैक्टीरिया लिया। अब बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में से देखता है, बोलता है देख ले मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुझको मैं दिखने ही नहीं वाला। तब ऐसे में क्रिश्चियन ग्राम ने ऊपर से केमिकल डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, स्टेन, वो बैक्टीरिया पे गिरा, पच, बैक्टीरिया रंग गया। बैक्टीरिया को गुस्सा आया, बोला ये क्या कलर डालता है मेरे पे? क्रिश्चियन ग्राम बोला बुरा ना मानो, होली है। सो उसने बैक्टीरिया पे कलर डालना चालू किया। अब कुछ कुछ बैक्टीरिया ने ये कलर को एक्सेप्ट कर लिया, उस बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये जैसे ही केमिकल गिरता है उसके बाद फिर जब हम ये स्लाइड को वॉश करते हैं तो एक कलर उतर जाता था बेटा, फिर उसके लिए हमको दूसरा केमिकल पीछे से ऐड करना पड़ता था। सो जो बैक्टीरिया ने इस कलर्ड केमिकल को एक्सेप्ट नहीं किया उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। स्टेप नंबर 1, उसने केमिकल लिया जिसका नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। तो इसने बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वॉयलेट नाम का केमिकल डाला। स्टेप नंबर 2, क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद इसने बैक्टीरिया के ऊपर आयोडीन डाला। स्टेप नंबर 3, उसके बाद इसने पूरे के पूरे ग्लास स्लाइड को वॉश किया विथ आइदर इथेनॉल और विथ एसीटोन। हाय कैसीटोन, एसीटोन, रिमेंबर, ओके राइट। और उसके बाद फिर लास्ट में उसने सैफ्रोनिन नाम का केमिकल डाला। तो समझो फॉर एग्जांपल ये स्लाइड पे ना एक बैक्टीरिया रखा है, तो पहले उसने क्रिस्टल वॉयलेट डाला। अब क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद उसने आयोडीन डाला। सो बहुत सारे बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट को एक्सेप्ट कर लिया। आयोडीन ना क्रिस्टल वॉयलेट को बैक्टीरिया के सेल वॉल से चिपका के देता है, ओके। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको मैंने धोया, धोने के बाद भी वो केमिकल उतरा नहीं उससे। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट को एक्सेप्ट कर लिए उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। सो बैक्टीरिया which accepted the stain, अभी कौन सा वाला? क्रिस्टल वॉयलेट। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके। और फिर रिसर्च करने के बाद पता चला ये बैक्टीरिया ने स्टेन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल एक खास मटेरियल का बना था और उस केमिकल का नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन।
और इसके वजह से ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में वॉयलेट कलर का दिखता है, यानी डार्क ब्लू कलर का बेटा। अच्छा, फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे बैक्टीरिया विच डिड नॉट एक्सेप्ट क्रिस्टल वॉयलेट। यानी इन बैक्टीरिया के ऊपर जब मैंने क्रिस्टल वॉयलेट डाला और आयोडीन डाला, फिर इथेनॉल से जब उसको धोया ना स्लाइड को, तो आयोडीन उतर गया बैक्टीरिया के ऊपर से। फिर मेरे को काउंटर स्टेन करना पड़ा सैफ्रन से, यानी सैफ्रन, देखो ना सैफ्रन इंग्लिश का वर्ड है ना, यानी ऑरेंज कलर का। तो सैफ्रन नाम का जब लिक्विड डाला तब बैक्टीरिया में वो कलर आया, यानी उसको क्रिस्टल वॉयलेट नहीं चाहिए, तो उसने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, इट वाज मेड अप ऑफ म्यूरिन। सो म्यूरिन नाम का केमिकल था इनके सेल वॉल में। और ये बैक्टीरिया हमको माइक्रोस्कोप में या तो रेड कलर के दिखते हैं या तो हमको पिंक कलर के दिखते हैं। ओके, अब इसका है ना हॉस्पिटल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है मालूम है? किसी भी पेशेंट को अगर फीवर होगा, राइट, अब फीवर होने की वजह से उसके बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब समझो दो पेशेंट है, दोनों को फीवर है, दोनों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने दोनों का टेस्ट करवाता है। अब टेस्ट करवाने के बाद पता चला एक को ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, एक को ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है। एक पेशेंट को 3 दिन में डिस्चार्ज दे देते हैं, एक पेशेंट को 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी लगता है। पेशेंट का रिलेटिव भड़क जाता है, बोलता है डॉक्टर उसको भी फीवर था, मेरे रिलेटिव को भी फीवर है, तुम उसको 3 दिन में छोड़ दिया, हमको नहीं छोड़ा इतना जल्दी। सो हियर द पेशेंट एंड द रिलेटिव्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दिस इज डिटेलिंग ऑफ मेडिकल। तुमको देखने के लिए सिर्फ बुखार लगता है, पर वो बुखार जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया के टाइप्स अलग अलग होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकता है, और उसके हिसाब से द डॉक्टर विल गिव यू एंटीबायोटिक्स, यानी इंजेक्शन देगा जो उस बैक्टीरिया को मार सके। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ बैक्टीरिया द टिपिकल एंटीबायोटिक विल बी सिलेक्टेड बाय द डॉक्टर। और आज के तारीख में हम वो दवाई क्यों दे पाते हैं? क्योंकि हम वो बैक्टीरिया को जानते हैं, हम वो बैक्टीरिया को देख चुके हैं। हम वो बैक्टीरिया को क्यों देख चुके हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर दाग लगाया था क्रिश्चियन ग्राम ने। बुरा ना मानो, होली है, और दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिया? ऑलराइट, अब ये इतना अच्छा डायग्राम बनाया है, ये रब नहीं करेगा, मैं सिर्फ ये वाला साइड ही रब करता हूं बेटा, ठीक है? तो अभी हम लोग ने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग फिनिश कर लिया, जिसको हम लोग सेल एनवलप बोलते हैं। एनवलप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनवलप मतलब कवरिंग। शादी में गया है ना तो एनवलप लेके जाता है ना, कवरिंग, कवर, उसमें हम लोग ऐसा पैसा डालता है 501 रुपया, फिर मन बना लेता है 501 रुपया डाला तो 501 रुपए का खा के आएगा, राइट? सो एनवलप मीन्स कवरिंग। वैसे यहाँ कवरिंग में हमने देखा 3 कवरिंग का। अच्छा, अब और क्या दिख रहा है तुमको बैक्टीरिया के ऊपर? बाल की तरह। तो देखो ये फ्लैजेला दिख रहा है, देखो ये छोटे छोटे पिलाई दिख रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ। बैक्टीरियाज कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। Now when I say motile or non-motile, that means bacteria can be movable और immovable। और बैक्टीरिया कभी भी मूव करते ना एक जगह से दूसरी जगह पे, सो तेरी मेरी तरह पैर की मदद से नहीं चलते। उनके पास ये फ्लैजेला होता है जिसकी मदद से वो वेव करते हैं। बैक्टीरिया वेव्स। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वाह क्या फ्लैजेला, क्या वेव कर रहा है, देवा रे देवा प्रभु देवा, नाइस। ओके, फिर कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास ना पिलाए होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास सीलिया होता है। तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास बाहर की तरफ जिसके मदद से इनको स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं? तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे दैट इज फ्लैजेला। बहुत सारा रहेगा तो फ्लैजेला, एक रहेगा तो फ्लैजेलम। सो फ्लैजेला और फ्लैजेलम इज विप लाइक स्ट्रक्चर। You can notice from the diagram itself, whip means hunter, चाबुक की तरह है।
देन इट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल से निकल के बाहर आता है, ये मिडल वाला ब्लू लेयर से निकल के बाहर आ रहा है। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट, फ्लैजिलम के ना 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जिसमें से फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, and flagellum arises from basal body। ये कैसे है मालूम है? समझो बेटा, ये बैक्टीरिया का सेल है और ये फ्लैजिलम निकल रहा है। सो वो राउंडेड पार्ट जिसमें से फ्लैजिलम निकलता है उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। सो फ्लैजिलम अराइजेस फ्रॉम द बेसल बॉडी, ये याद रखना। नेक्स्ट, flagellum is helpful in the process of locomotion, locomotion बोले तो movement। so that's first part, that is flagellum। इसके अलावा कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास सीलिया होता है, बहुत सारा रहेगा तो सीलियम, एक रहेगा तो सीलियम। what is cilia or cilium? these are hair like structures। These are hair-like structures। Flagella ना usually बैक्टीरिया के पास 1, 2, 3 कम नंबर में होता है। So flagella is usually few in number। I will write over here। Few in number, whereas cilia or cilium, these are many in number। बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे hair-like structure ऐसे। Okay? अच्छा, ये cilia भी ना it arises from basal body। नेक्स्ट, सीलिया का एक ही काम है, वाइब्रेशन। द सीलिया कीप्स बीटिंग एंड इट कीप्स वाइब्रेटिंग बेटा, जिसके मदद से कोई ना कोई मूवमेंट मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल को। अच्छा, अदर देन सीलिया, नेक्स्ट पार्ट इज फिम्ब्रिए। नाउ फिम्ब्रिए, दीज आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक टूथब्रश के ऊपर कैसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लास्टिक के, राइट? वैसे ही होते हैं फिम्ब्रियस। दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये बैक्टीरिया वो किस काम में आते हैं बेटा? सो दे आर हेल्पफुल इन क्लिंगिंग टू अ सपोर्ट। सर, क्लिंगिंग टू अ सपोर्ट का मीनिंग समझाएंगे। अच्छा, सो इजी लैंग्वेज में ये बैक्टीरिया को अटैच करवाता है किसी ना किसी पत्थर को, किसी ना किसी नदी के किनारे, स्ट्रीम्स को, या तो किसी ना किसी होस्ट के बॉडी को, या तो उसके टिश्यूज को। सो फिम्ब्रिए का एक ही काम है कि वो पकड़ के देता है, ग्रिप करके देता है। तो बैक्टीरिया जैसे अगर हमारे बॉडी को चिपका है तो फिम्ब्रिए की मदद से चिपकता है। सो इट हेल्प्स इन क्लिंगिंग टू अ सपोर्ट। Next structure is called as pili। Pili is elongated tubular structure। So these are elongated tubular extension। Okay? अच्छा, ये जो पिलाई है ना, ये फिम्ब्रिए से थोड़े लंबे होते हैं बेटा, और पिलाई हेल्प्स इन इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, मटेरियल एक्सचेंज में मदद करते हैं, और तो और पिलाई ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो दो बैक्टीरिया का पिलाई एक दूसरे के नजदीक आता है और उसके बाद दे कैन एक्सचेंज देयर साइटोप्लाज्म का कंटेंट।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन एज गुड एज रिप्रोडक्शन। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अलावा हमको प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या दिख रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज मीसोसोम्स। अब मीसोसोम्स में ये नोटिस करो कि ये जो येलो कलर का सेल मेम्ब्रेन है ना, जा रहा है फिर अचानक से अंदर आया और फोल्ड मारा। सो मीसोसोम का डेफिनेशन क्या होगा, मीसोसोम्स आर इन फोल्डिंग्स। अब बहुत सी बुक में हाई-फाई वर्ड लिखा होगा, इन फोल्डिंग्स के बदले दे विल राइट इनवैजिनेशंस। मीनिंग सेम है बेटा, इनवैजिनेशन मतलब इन फोल्डिंग। सो मीसोसोम्स आर इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन आता है अंदर की तरफ फोल्ड करता है। अच्छा, ये फोल्डिंग पैटर्न तीन तरह के हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ tube like structure, that is tubules, bag like structure, that is vesicles, or very thin membrane like, that is lamellae। तो इसका जो फोल्डिंग है ना, अगर वो अंदर आके बड़े बड़े थैले की तरह, बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह फोल्ड हो रहा है तो उसको वेसिकल्स बोलने का। ट्यूब लाइक जैसे टेस्ट ट्यूब रहता है ना, वैसा फोल्ड हो रहा है तो उसको ट्यूब्यूल्स बोलने का। और अगर एकदम पतला पतला फोल्डिंग है तो उसको लैमेला बोलने का। सो शेप के हिसाब से उसके तीन पैटर्न हो सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मीसोसोम्स। मीसोसोम्स का फंक्शन क्या है बेटा? सो इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, दैट इज नंबर 1। It helps in DNA replication यानी duplication. So it helps in DNA replication and its a distribution to daughter cells. So जो नए सेल्स बनते हैं ना, उसमें DNA को इक्वली डिवाइड करवा के देता है बेटा। ओके, जितना भी DNA का मटेरियल उसको आधा आधा बांट देगा डॉटर सेल्स में। क्यों? झगड़ा नहीं होना मांगते ना, आधा आधा प्यार का वादा। ओके, अच्छा, और तो और ये क्या करता है बेटा? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, देन इट डज द जॉब ऑफ सिक्रीशन आल्सो बेटा। कोई ना कोई मटेरियल सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा। सो सिक्रीशन प्रोसेसेस, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया of the plasma membrane and enzymatic content। एंजाइम का कंटेंट भी बढ़ाता है बेटा, राइट? सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मीसोसोम्स। चलो मूविंग ऑन, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अकेला सेल ऑर्गेनेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब यूकैरियोटिक सेल में होता है। द ओनली सेल ऑर्गेनेल दैट द प्रोकैरियोटिक सेल हैज इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। These are called as protein factories of a cell. Next, ribosomes in prokaryotic cell is of 70S type, which is made up of two parts, that is 50S and 30S. राइबोसोम्स का कैसा ना बेटा, उसका एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना वो 50S टाइप का है और जो छोटा वाला टुकड़ा है वो 30S टाइप का है। और ये पूरा राइबोसोम 70S टाइप का है। अब सुनो ना सर, 50 + 30 तो 80 होता है, इधर 80 लिखना चाहिए। हाँ बराबर है, पर ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है, दिस इज यो बायो।
अब बायो के हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है बेटा, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। स्वेडबर्ग यूनिट, ये ना एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, स्वेडबर्ग। ओके, थियोडोर स्वेडबर्ग ये उसका पूरा नाम है, और इसका एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर तुमको याद रखना है तो ये याद रख लो, 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज 10⁻⁻13 seconds. Okay, it is also called as sedimentation coefficient, which refers to the rate at which a particle settles down, the rate at which a particle settles down in an ultra centrifugation, अगर दिख नहीं रहा है तो बेटा याद रख, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसका कॉन्सेप्ट देख कैसा है, समझो टेस्ट ट्यूब है। ओके, ये टेस्ट ट्यूब में मैंने राइबोसोम को डाला और उसमें थोड़ा लेट से लिक्विड डाल के रखा है, फिर ऐसे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है, जैसे हम लोग ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजते हैं ना बेटा, सो ब्लड है ना टेस्ट ट्यूब में कनेक्ट किया जाता है, सारे टेस्ट ट्यूब में ब्लड कलेक्ट कर लिया, फिर ना ये तेजी से घूमता है टेस्ट ट्यूब, गोल 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 गोल। अब तेरे को अगर तेजी से घुमाया जूम जूम, फिर क्या होगा, चक्कर आएगा तेरे को, चक्कर आएगा, फिर क्या होगा, तू गिर जाएगा ना। अब जब तू गिर जाएगा यानी तू सेटल हो रहा है, यू आर सेटलिंग डाउन, यू आर प्रेसिपिटेटिंग इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। सो मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ओके राइट, देन व्हाट हैपेंस इज, इसको जब तेजी से घुमाया जाता है ना, और फिर उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा पार्टिकल कितनी स्पीड से सेटल होता है। द रेट मींस टाइम, 10⁻⁻13 seconds, the rate at which the particle sediments in an ultra centrifugation method, that is called as Swedberg unit, also called as sedimentation coefficient। मेरी बात ध्यान से सुन, पूरा राइबोसोम डालेगा ना तो 70 स्वेडबर्ग यूनिट उसका वैल्यू आता है, खाली उसका ये टुकड़ा डालेगा ना तो 50 स्वेडबर्ग यूनिट उसका वैल्यू आता है, और छोटा वाला टुकड़ा डालेगा तो 30 स्वेडबर्ग यूनिट उसका वैल्यू आता है। सर ये वैल्यू ऐसे ऐड क्यों नहीं हो रहा है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, द डेंसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, और हर इसका जो टुकड़ा है ना उसके अंदर अलग अलग तरह का आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होता है, उसका कंटेंट अलग अलग रहता है अंदर की तरफ से, उसके वजह से बेटा। एनीवे दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। Done? Okay, let me rub this. राइबोसोम्स का ही पार्ट कंटिन्यू करते हैं बेटा। राइबोसोम्स वर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का है, S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। एक बात बता दूं, यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है ना बेटा वो 80S टाइप का होता है, यहाँ पर इट इज 70S टाइप। नेक्स्ट, यहाँ पर जो राइबोसोम्स है ना दीज आर एसोसिएटेड, these ribosomes are associated with plasma membrane. These ribosomes का size is 15 to 20 nm, नरेंद्र मोदी, नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है बेटा। नेक्स्ट, many ribosomes are attached on the mRNA। सर mRNA मतलब मैसेंजर RNA, so as to form polyribosomes
ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीजोम्स। जब बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए ऐसा स्ट्रेट रहता है बेटा, उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं ना, तो वो बहुत सारे राइबोसोम्स को हम लोग पॉलीराइबोसोम्स या तो पॉलीजोम्स भी बोल सकते हैं। और इस पॉलीराइबोसोम्स के अंदर जो राइबोसोम है ना बेटा, राइबोसोम्स इन पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स does the function of ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मेन काम यही करता है बेटा। अच्छा, ट्रांसलेशन मतलब क्या? ट्रांसलेशन का मतलब अलग अलग तरह का आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब आरएनए मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। M is messenger RNA, R is ribosomal RNA, T is a transfer RNA। M तो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, messenger RNA। Okay, rest I will write down। R stands for ribosomal RNA and T stands for transfer RNA। Okay, fine बेटा। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा then what do we see next in this prokaryotic cell? एकदम सेंटर में देख। Okay, there is this nucleus like material which is called as nucleoid। now nucleoid में oid का मतलब होता है like। so nucleus नहीं है इसके पास, nucleus के जैसा material है, that is why it is called as nucleoid। okay, so nucleoid is nucleus like genetic material। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। पॉइंट नंबर 2, वेल डिफाइंड और यू कैन से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट। शॉर्ट में लिखा एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप कवरिंग होता है उसका। यहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस के जैसा लेस डेवलप्ड मटेरियल है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। दिस न्यूक्लियोइड कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम and it has a circular DNA। इतना याद रखने का बेटा। अच्छा, अब इसके अलावा बाजू में देखोगे तो एक और ऐसा सर्कुलर डीएनए है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। सो प्रोकैरियोटिक सेल शोज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड आल्सो। सो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ये प्लाज्मिड है ना, बैक्टीरिया को दो फंक्शन देता है, दो इंपॉर्टेंट ताकत देता है बेटा। फंक्शन नंबर 1, इट हेल्प्स इन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी यानी रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। एंड सेकेंड, इट ऑफर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू द बैक्टीरिया। चल मैं तुम्हें बहुत कमाल की बात सिखाता हूं। ये जो सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी न्यूक्लियोइड के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की वजह से ना बैक्टीरिया ना एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी हम जो दवाई देते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो दवाई है ना बैक्टीरिया पे काम ही नहीं आती, क्योंकि प्लाज्मिड वो दवाई के खिलाफ एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ये कहानी कैसी है मालूम है? प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस जैसा मटेरियल है, न्यूक्लियोइड, व्हिच इज नॉट वेल डेवलप्ड।
तो उसने जब अपने जेनेटिक मटेरियल को देखा, बोला मेरे पास तो न्यूक्लियस जैसा मटेरियल है, पर न्यूक्लियस नहीं है, डुप्लीकेट, चाइना का माल। और यूकैरियोटिक सेल, उसका पड़ोसी यूकैरियोटिक सेल, उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ये तो वही बात हो गई, पड़ोसी के पास बड़ा टीवी है, मेरे पास छोटा टीवी है, वो भी डुप्लीकेट। तो प्रोकैरियोटिक सेल गॉड के पास गया कंप्लेन करने को, बोला कुदरत तूने ना इंसाफी किया मेरे साथ, तू मेरे को न्यूक्लियस के नाम पे डुप्लीकेट न्यूक्लियस जैसा मटेरियल दिया। तो गॉड बोला टेंशन मत ले, मैं तेरे को एक्स्ट्रा मटेरियल देता हूं। नेचर प्रोवाइडेड प्लाज्मिड टू द बैक्टीरिया। अब ये प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया बहुत ताकतवर हो गया। अब बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है ना, दो बैक्टीरिया बनाता है, तो उसका प्लाज्मिड भी डिवाइड होता है। और आने वाले बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है ना, वो प्रीवियस बैक्टीरिया से बेटर क्वालिटी के होते हैं। जैसे हम इंसान कैसे इवॉल्व हो गए फ्रॉम मंकीज टू ह्यूमंस, राइट, जनरेशन बाय जनरेशन वी बिकेम बेटर एंड बेटर। वैसे ही प्लाज्मिड भी है ना, जनरेशन बाय जनरेशन बेटर एंड बेटर होते जाता है। यानी वो बैक्टीरिया जिसको मैंने एक दवाई से मार दिया, आज से 5 साल बाद उसी बैक्टीरिया को मैं वो दवाई से नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया उस दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है बेटा। अब इससे ना मैं तुमको एक एक्स्ट्रा पॉइंट सिखाता हूँ एज अ डॉक्टर। स्टूडेंट्स, हम लोग है ना जब भी है ना पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं ना, इसलिए हम लोग यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करो। अब समझो तुम्हारे डॉक्टर ने तुमको 10 दिन की दवाई दी है, बोला कि ये एंटीबायोटिक 10 दिन तक खाना है तुमको, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को, 10 दिन तक खाना। अब हमको कैसा 3 या 4 दिन में ही आराम होने लगता है, तो हम क्या करता है, हम सोचता है हम खुद डॉक्टर हैं और दवाई बंद कर देता है। अब इससे क्या होता है मालूम है, जब तुम स्टार्टिंग में 3-4 दिन दवाई खाए ना, मेजॉरिटी बैक्टीरिया आर किल्ड इन योर बॉडी। और अगर 1-2 बैक्टीरिया भी बच गया ना बॉडी में और तूने दवाई बंद कर दिया, तो वो बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा तो उसका प्लाज्मिड जब आने वाले बैक्टीरियाज में जाएगा ना, तो वो प्लाज्मिड आने वाले बैक्टीरिया को उस दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंट बना देगा। यानी अब वो दवाई मैं तेरे को वापस चलाऊं ना, तो दवाई तेरे को काम नहीं आएगा। एक मेडिसिन डिस्कवर करने के लिए बहुत टाइम जाता है। मेडिसिन को ढूंढो, उस पर रिसर्च करो, बैक्टीरिया पे ट्राई करके देखो, उसके बाद इंसानों में टेस्ट करो, उसका ट्रायल करो, प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में उसका क्या रिएक्शन है, साइड रिएक्शन है कि नहीं, ओके किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, बाकी की दवाइयों के साथ उसका और क्या रिएक्शन है, इतना सब कुछ करना पड़ता है मगजमारी, फिर जाके एक मेडिसिन मार्केट में आती है। और लोगों के इग्नोरेंस के वजह से, क्योंकि वो दवाई का कोर्स पूरा नहीं करते ना, वो मेडिसिन तुरंत मार्केट से निकल भी जाती है। यानी आज से कई साल पहले टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मैं जिस दवाई से मारा करता था ना, वो दवाई से मैं अभी उसको नहीं मार सकता। ये तो वही बात होगी ना, आज से बहुत साल पहले अगर तुमको मच्छर को मारना होता था तो तुम थोड़ा सा ऐसा पेपर जला देता था ना, थोड़ा धुआं होता था, मच्छर मर जाता था। आज के तारीख में तुम चाहे पूरा अपना घर ही क्यों ना जला लो, मच्छर नहीं मरता। जितना भी तुम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, तुमने देखा है मच्छर भी धीरे धीरे उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि पीढ़ी बाय पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन सारे ऑर्गेनिजम्स बेटर होते जाते हैं बेटा। वही चीज बैक्टीरिया के साथ हो रही है। और बैक्टीरिया तो कैसा है ना कि ये तो बहुत तेजी से डिवाइड होता है, अपने रिप्रोडक्शन को टाइम लगता है, राइट, इसलिए हमारे एवोल्यूशन को टाइम लगता है। बैक्टीरिया का है ना डेवलपमेंट बहुत क्विक होता है बेटा, ये प्लाज्मिड की वजह से। चल तेरे को और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ट्यूबरक्लोसिस के मामले में पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन फॉर 9 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। अब समझो उसको है ना पहले 3-4 महीने में ही ठीक होने लगा और पेशेंट ने खुद से दवाई बंद कर दिया, तो अब कैसा, अब उसके बॉडी में जो बैक्टीरिया ना ट्यूबरक्लोसिस के, ओके, वो रेजिस्टेंट हो गए। नाउ दीस आर कॉल्ड एज ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इसमें भी ना वेराइटीज आते हैं। देयर इज वेराइटी कॉल्ड एज एमडीआर, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। सबसे बुरे होते हैं एचडीआर, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट। अब इसने दवाई का कोर्स आधा किया, थोड़े टाइम के बाद इसको वापस तकलीफ होने लगा, तो ये वापस खुद से ही दवाई चालू कर देता और डॉक्टर को जाके बताता भी नहीं कि डॉक्टर मैंने दवाई स्टॉप कर दिया। फिर होता है ऐसा, इसको ये दवाई काम नहीं आएगी, इसको हाई पावर की दवाई देनी पड़ेगी। और तो और सोचो अगर ये खुले में जाके खांस देता है लोग ऐसे ही खांसते ना, उनको आप बोलोगे भाई ये ऐसे तुम खुले में क्यों खांस रहा है, तो बोलते हैं डेमोक्रेसी, देश आजाद है, मैं बैक्टीरिया भी आजाद करेगा। बुरी बात, राइट। अब ये जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया निकला ना, अब समझो छोटा सा बच्चा गार्डन में खेल रहा है, उसने अपने सांस के थ्रू बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, अब वो छोटे बच्चे के अंदर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट वेराइटी है ट्यूबरक्लोसिस का। अब उसको हाई पावर मेडिसिन कैसा देने का, प्रॉब्लम ना।
और दूसरा क्या हो जाता है, जो कोर्स 9 महीने में खत्म हो सकता है वो फिर 1 साल 2 साल तक चलता है। इसीलिए बच्चों एंटीबायोटिक का कोर्स तुम्हारा डॉक्टर तुमको जब भी एडवाइस करे ये दवाई 10 दिन तक लेना है तो 10 दिन तक ही लेना है, ना ही 11 दिन करने का, ना ही 9 दिन करने का। बिकॉज प्लाज्मिड विल ऑफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया, और हम इन बैक्टीरिया को जीतने नहीं दे सकते। चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका फटाफट। लिया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट, बातें समझ में आ रही है ना मेरी? ओके, अब बचा क्या बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गेहूं और चावल के दाने की तरह मटेरियल बचा, व्हिच इज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी इज नथिंग बट रिजर्व्ड फूड मटेरियल। तेरे घर पे कैसे तू सारा का सारा खाना डब्बे के अंदर स्टोर करके रखता है, तो तेरे घर को अगर ऊपर से देखे ना तेरा घर बड़ा दिख रहा है पर उसमें डब्बा डब्बा दिख रहा है, राइट? तो ये डब्बा डब्बा वैसे सोच ना, ये घर है और ये उसके अंदर डब्बे रखे हैं। सो माइक्रोस्कोप में ये ग्रेन लाइक पार्टिकल दिखते हैं और इसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। सो व्हाट आर इंक्लूजन बॉडी? रिजर्व्ड फूड मटेरियल which is stored in the cytoplasm. Reserved food material which is stored in the cytoplasm in the form of granules. बायो में कभी भी ग्रैन्यूल्स वर्ड आएगा ना, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है ग्रेन लाइक पार्टिकल। ग्रेन लाइक particle. Okay, so inclusion bodies are nothing but these are reserved food materials stored in the cytoplasm in the form of granules. It lies freely in the cytoplasm. Sir, freely in the cytoplasm मतलब अच्छा, यानी इसके आजू बाजू में कोई कवरिंग नहीं रहता बेटा। So there is no membrane around it. ओके, सो देयर इज नो मेम्ब्रेन व्हिच इज कवरिंग इट। अच्छा सर इसका एग्जांपल दो ना, क्या क्या स्टोर होता है? सो यू कैन फाइंड स्टार्च ग्रैन्यूल्स, यू कैन फाइंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, यू कैन फाइंड साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, and you can find phosphate granules. ये सारे मटेरियल्स उसके अंदर स्टोर होते हैं। ओके ऑलराइट, चलो दो और एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गैस वैक्यूल्स किस में देखा जाता है? गैस वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर गैस भरा रहता है। तो गैस वैक्यूल इज सीन इन blue green and purple green bacteria. लास्ट पॉइंट, जिस तरह से ये इनफोल्डिंग है ना मीजोसोम, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में एक और इनफोल्डिंग होता है बेटा। साइनोबैक्टीरिया shows additional infolding inside the cytoplasm which is called as chromatophores, which is called as chromatophores, and these chromatophores contains photosynthetic pigments, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स यानी कलर्ड केमिकल्स, और इसके मदद से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड बेटा? चलो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थक गया। ऑलराइट, एनीवे आई होप ये प्रोकैरियोटिक सेल का लेक्चर तुमको समझा है बेटा। ओके राइट, इसका तुम प्रॉपर नोट्स बनाओ, डायग्राम भी बनाना, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखना, खास करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दवाई का कोर्स कभी भी अधूरा छोड़ना नहीं, जिस तरह से मैं तेरा साथ अधूरा छोड़ूंगा नहीं कभी। ओके, एज एंड व्हेन आई गेट टाइम आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। ओके, वी विल कीप लर्निंग टुगेदर। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू बेटा।